राजा विक्रमादित्य और बेताल की तीसरी कहानी। राजा विक्रमादित्य जब भी बेताल को पकड़कर पीपल के पेड़ से उतारते, बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता और एक प्रश्न पूछता। अगर राजा उत्तर देते तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लटक जाता। इस क्रम में जब राजा ने तीसरी बार बेताल को पकड़ा तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले काशी के राजा जयसिंह का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अपने राज्य की प्रजा का भली भांति ध्यान रखने वाले शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमार विक्रांत वीर, बुद्धिमान और अत्यंत योग्य थे। राज्य के महामंत्री वसुदेव और सेनापति रणधीर ने उन्हें शस्त्र विद्या, राजनीति और कूटनीति में निपुण बना दिया था। एक दिन राजकुमार अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। अचानक एक हिरण को पीछा करते हुए वे घने जंगल में बहुत दूर निकल आए। वहां उन्होंने एक विशाल गुफा देखी जिसके द्वार पर रहस्यमयी संकेत अंकित थे। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्होंने वहां एक वृद्ध साधु को गहन ध्यान में लीन पाया। राजकुमार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोले, राजकुमार, तुम एक महान भाग्यशाली योद्धा हो। तुम्हारे समक्ष एक रहस्य उजागर होने वाला है। साधु ने बताया कि गुफा में एक गुप्त द्वार है जो एक श्रापित नगरी की ओर खुलता है। यह नगरी कभी समृद्ध थी, लेकिन एक काले जादूगर कालकेश ने इस पर भयंकर श्राप डाल दिया। नगरी के राजा, उनकी प्रजा और राजकुमारी मृणालिनी सभी पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। साधु बोले, राजकुमार, केवल तुम ही इस श्राप को समाप्त कर सकते हो। यदि कोई सच्चे हृदय वाला योद्धा वहां जाए और अपनी निस्वार्थ भक्ति से राजकुमारी को मुक्त करे, तभी यह श्राप समाप्त होगा। लेकिन याद रहे, वहां कई परीक्षाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। राजकुमार विक्रांत ने अपने 2 विश्वास पात्र सैनिकों अर्जुन और चंद्रसेन को साथ लिया और गुप्त द्वार से गुजरे। द्वार के पार एक अद्भुत नगरी थी जहां विशाल महल, ऊंचे स्तंभ और झरने थे, लेकिन सब कुछ वीरान था। पत्थर की मूर्तियां सजीव मनुष्यों जैसी लग रही थीं। महल के मुख्य कक्ष में सोने के पलंग पर एक सुंदर युवती सोई थी। वह राजकुमारी मृणालिनी थी। जैसे ही राजकुमार ने उसके माथे पर हाथ रखा, वह जाग उठी। राजकुमारी मृणालिनी ने बताया कि जादूगर कालकेश इस नगरी का नियंत्रण चाहता था, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। क्रोधित होकर उसने संपूर्ण नगरी को श्रापित कर दिया। केवल एक निस्वार्थ योद्धा ही इसे समाप्त कर सकता था। लेकिन तभी एक डरावनी गड़गड़ाहट हुई और महल के द्वार पर एक काली छाया प्रकट हुई। वह स्वयं जादूगर कालकेश था। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। कालकेश ने क्रोधित स्वर में कहा, मूर्ख राजकुमार, क्या तुम सोचते हो कि इस नगरी को बचा लोगे? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। जादूगर ने अपने काले जादू से राक्षसी आकृतियां उत्पन्न की, लेकिन राजकुमार और उनके साथी वीरता से लड़े। चंद्रसेन और अर्जुन ने राक्षसों को रोका, जबकि राजकुमार ने कालकेश से सीधा मुकाबला किया। राजकुमार ने अपनी तलवार से कालकेश पर वार किया, लेकिन वह अदृश्य हो गया। तभी राजकुमारी ने कहा, वह अमर है जब तक कि उसकी आत्मा उसके रत्न में कैद है। वह रत्न महल की सबसे ऊंची मीनार में था। राजकुमार तुरंत वहां पहुंचे और रत्न पर वार किया। अचानक कालकेश की चीखों से पूरी नगरी गूंज उठी और वह जलकर भस्म हो गया। तभी पत्थर की मूर्तियां जीवित होने लगी। नगरी पुनः अपने पुराने वैभव में लौट आई। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह राजकुमार से करने की घोषणा की, लेकिन राजकुमारी बोली, मैं तभी विवाह करूंगी जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए। राजकुमार ने सहमति जताई। राजकुमारी ने पूछा, यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मार्ग हों, एक सत्य का और एक छल का, और उसे अपने राज्य को बचाने के लिए एक मार्ग चुनना हो, तो वह कौन सा मार्ग चुनेगा? राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने उत्तर दिया, एक सच्चा शासक सत्य के मार्ग पर चलता है,
लेकिन यदि छल से सत्य की रक्षा हो सकती है तो छल भी उचित हो सकता है। बेताल ने अपनी कहानी जारी रखी। राजकुमारी ने संतोषपूर्वक मुस्कुराकर कहा, आपने उचित उत्तर दिया। एक राजा का कर्तव्य केवल सत्य बोलना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना भी है। इस प्रकार राजकुमार विक्रांत और राजकुमारी मृणालिनी का विवाह संपन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन जैसे ही बेताल ने यह कहानी पूरी की, उसने ठहाका लगाते हुए कहा, हे राजन, आपने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जाऊंगा। यह कहकर बेताल पुनः पीपल के वृक्ष पर जा लटक गया और राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर उसे लाने के लिए वापस जाना पड़ा।